हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पार्ट 2। किसकी? अपने चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। बच्चों एनसीईआरटी में करीब 67 से अप्रोक्सीमेट 70 एक्सरसाइजेस होंगी। इनमें से बच्चों जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लगभग मैं सारी करा दूंगा, सारी ही करा दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो हैं सुनना, वो नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के न्यूमेरिकल नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि भैया इसे कैसे करें। पिछले वाले वीडियो को जब आप देखेंगे तो हमने 2.10 से बच्चों 2.10 से 2.1 से 2.10 तक 10 एक्सरसाइजेस हमने खत्म कर दी थी। आज की कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत है और स्वागत है आपका। पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको और साथ साथ में सॉल्यूशन भी देते हुए चलूंगा। जितना सिंपलेस्ट वे हो सकता है वो सिंपलेस्ट वे आपके सामने रखा जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 25 वॉट बल्ब, ओके सर, एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। जो क्वेश्चन दिया उसे पढ़ो। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ दी है 0.57 माइक्रोमीटर। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या है? पहले तो जो जो दिया है उसे लिखते चलो, तरीका यही होता है। पावर दिया हुआ है, वॉट है मतलब पावर, 25 वॉट, इसका मतलब क्या है? 25 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ओके सर। और हमें वेवलेंथ दी हुई है कितनी सर? हमें वेवलेंथ दी है 0.57 माइक्रोमीटर, ओके सर। माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ओके सर। अब हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा, ठीक है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, मतलब कितने क्वांटा पर सेकेंड निकल रहा है। नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड अपने को कैलकुलेट करना है। एंड एनर्जी, और एनर्जी कैलकुलेट करना है। चलो एनर्जी तो अपन निकाल सकते हैं, अगर वेवलेंथ दी हुई है तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ठीक है सर। h कितना है? प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके सर। एंड लैम्डा जो वेवलेंथ है कितनी दी हुई है अपनी? 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है बच्चों उसे बस करते चलो। इससे इसको कैलकुलेट करा, कितनी बार कटा? 10⁻28 टाइम्स। इससे इसको काटा, ये कितनी बार गया? 10⁻20 टाइम्स, ओके। बचा क्या? 6.6 इंटू 3, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 3 6 19.8 डिवाइड बाय 0.57 इंटू 10⁻⁻20। 19.8 को जब आप 0.57 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखिए अगर 6 होता, अगर ये 6 होता, 0.6 होता तो 3 के समथिंग समथिंग आंसर मिलता, और वो भी 19.8 है। तो देखिए आपका आंसर दिया हुआ है 3.48। एज आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर तो मैं लिख दे रहा हूं 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपकी एनर्जी आई, ये आपकी बच्चों क्या आ गई? एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई। अब बच्चों आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड कैलकुलेट करना है। तो अगर नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड कैलकुलेट करना है, या नंबर ऑफ फोटोन कई बार पूछ लेता है, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या है? जो भी आपके पास पावर दी हुई है, जो भी आपके पास क्या दी हुई है बच्चों? पावर दी हुई है, उसको आप क्या करेंगे? जो भी पावर दी है उसको एनर्जी से डिवाइड करेंगे। पावर कितनी दी हुई थी आपके पास? जल्दी बताइए। पावर दी थी 25 जूल पर सेकेंड, 25 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और एनर्जी कितनी आ गई आपकी? 3.48 इंटू 10⁻⁻19। जब 10⁻⁻19 ऊपर गया तो 10 की पावर कितना हो गया? +19 हो गया। और 3.48 को 25 से डिवाइड कर दो तो 4 होता, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा हो जाता, लेकिन 4 नहीं है, अपना है 3.48। तो ये मान लीजिए करीब आंसर आ रहा है कितना अपने पास? 7.18 इंटू 10⁻19। ये जूल में थी, जूल से जूल कट गया, पर सेकेंड, पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन नीट और जेई मेंस में पूछे गए हैं, नीट और जेई मेंस में पूछे गए हैं।
मैं आपको सारे तरीके के वैरायटी के क्वेश्चन करा दूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज से की जो स्कूल लेवल पे, नीट लेवल पे, जेई लेवल पे आए, सारे क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा विथ ऑल कॉन्सेप्ट बताते हुए। जल्दी आइए, परफेक्ट कर देना चाहता हूं बच्चों, मैं परफेक्ट कर देना चाहता हूं आपको मैं। आइए, क्या अगले क्वेश्चन पे मूव करें? अगले क्वेश्चन पे मूव कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अपने पास है इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी। ठीक है सर, जो लिखा है उसे देख लेते हैं। विथ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस से, मतलब ठीक है इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है मेटल सरफेस से। जब इन कोई रेडिएशन आ रहा है, वेवलेंथ दिया है जिसका 6800 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दिया है 6800 एंगस्ट्रॉम, जो दिया है उसे लिख दो। चलो सर, एंगस्ट्रॉम दिया है तो पहले इसको सर मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मेरी बात सुनना, कोई मतलब रेडिएशन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन की कोई स्पीड नहीं है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगा। चलो देखते हैं, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो वेवलेंथ दिया है और अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो भैया चेक कर लेते हैं कैसे निकालना है। अगर वेवलेंथ दी रहे और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है सर, अगर इस थ्रेशोल्ड है तो इसको ही मान लिया मैंने। C कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है तो इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी। चलो देखते हैं, वेवलेंथ कितना दिया था बच्चों आपको? 6800 एंगस्ट्रॉम, 6800 × 10⁻⁻10। चलिए इस कहानी को मैं साइड में करना शुरू करूं, इस कहानी को मैं साइड में करना शुरू करूं, पहले इतना देख लीजिए। तो मेरे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है, वो आई 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 6800 × 10⁻⁻10। ओके सर, ये ऊपर गया, ऊपर गया तो कितना हो गया? +10 + 18, सॉरी 10⁻18, और ये कितना बच गया बच्चों? 3 डिवाइड बाय 6800। अब इसको अपने को कैलकुलेट करना है, तो भैया हमने 1 जीरो ट्रांसफर करा, 2 जीरो करे, 3 जीरो करे, 4 जीरो करे, तो ये बच गया 10⁻14 डिवाइड बाय 6800। अब कर लो कैलकुलेट, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 300 डिवाइड बाय 68, 300 डिवाइड बाय 68, 70 होता तो 4 टाइम्स जाता, 4 टाइम्स 280 आ जाता, लेकिन 4 से थोड़ा ज्यादा, 4.4 × 10⁻14, ये आ गई आपकी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये तो आई फ्रीक्वेंसी, लेकिन और क्या पूछ रहा है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, किसी मेटल का पर्टिकुलर वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन कुछ और नहीं, एनर्जी ही है मेटल में जो समाहित है, तो ये h/ν या hc/λ0। चलो h कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 इंटू 4.4 × 10⁻14। ये अभी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ये अभी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। एग्जामिनर जो बोले हमें कैलकुलेट करते हुए चलना है। 6.6 × 4.4 करो तो कितना आ रहा है भैया? ये तो सबसे पहले 10⁻⁻20, इन दोनों को कैलकुलेट करा तो आया होगा 29.2, या हम लिख सकते हैं 2.92 × 10⁻19 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाइए। हो गया? हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? कहानी को आगे बढ़ा दें। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted, what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergo transition from an energy level। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n = 4 से n = 2 तक हो रहा है। बिल्कुल सही है सर। अगर सुनो बच्चों, हम हायर लेवल से, मेरी बात सुनो बच्चों, मान लीजिए ये एटम है, अरे नन्हे मुन्ने काले पीले, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल मेरे बच्चों, ये फोर्थ शेल, जो पूछा मैं पहले वही लिखता हूं। अब वो बोल रहा है n = 4 से, ठीक है, जब मैं n = 2 तक आ रहा हूं, सीधी सी बात है तभी आओगे बेटा जब तुम एनर्जी छोड़ोगे। जब हम कहते हैं ना ऊपर से नीचे आओगे तो एनर्जी छोड़ोगे ही छोड़ोगे बच्चे। अब वो जो एनर्जी इन्होंने छोड़ी, अब वो जो उन्होंने एनर्जी छोड़ी या रेडिएशन छोड़ा, उसकी कहानी की बात चल रही है, क्या है? ठीक है, राइटिंग अच्छी बन जाओ बेटा,
ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 तक अपन जब आ रहे हैं तो जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ अपने को पता करनी है, और किस कलर के करस्पॉन्डिंग होगी वेवलेंथ ये भी अपने को पता करना है। चलो सर पता कर लेते हैं। वेवलेंथ अपने को पता करनी है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, n2 इज इक्वल टू 4 होगा, सीधी सी बात है। तो n1 कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। चलो सर वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर अपॉन 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला देखा था सर। ठीक है सर, अब हमें लैम्डा चाहिए। बिल्कुल सर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है सर, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109678। मैंने याद करने का तरीका ये, इनने एनसीईआरटी वालों ने 677 दी है, अब 109678 बहुत सिंपल होता है, 109 678 109 678 बिल्कुल सर, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। जेड किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड कितना होगा बच्चों, जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक नंबर कितना होता है नन्हे मुन्ने बच्चों, हाइड्रोजन का 1। ठीक है सर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर। बिल्कुल सर, 1/λ 109678 इंटू 1/4 माइनस 1/16। ओके सर, अब मेरे बच्चों क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेने के लिए इधर भी 4 इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों 16 हो जाएंगे। ओके ओके, तो 1/λ इज इक्वल टू 109678 इंटू 4 माइनस 1 3/16। ओके सर, चलो सर कहानी को आगे बढ़ाएं, कहानी को आगे बढ़ाएं। तो 1/λ इज इक्वल टू, या 1/λ आप छोड़ो, लैम्डा मैं कह सकता हूं 16/3 इंटू 109678। और बच्चों अब अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, और मुझे अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसे इस टर्म में लिख सकता हूं 16/3 इंटू 1.09 इंटू 10 की पावर 5। बिल्कुल सर, 1 2 3 4 5, 1.09 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है। चलो सर, अब 10 की पावर 5 ऊपर ले गया मैं, तो मेरे पास क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा करीब 486 इंटू 4.86 इंटू 10 की पावर -5, या मैं इसे अगर लिखना चाहूं 486 इंटू 2 डेसिमल इधर ले गया तो 10 की पावर -7, मतलब मेरे पास 486 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। दिस शुड बी माई आंसर, दिस शुड बी माई आंसर। आ जाइए कैलकुलेट कर लीजिए, या दूसरा आंसर अपने पास दिया है 486 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। जिस टर्म में बोले उस टर्म में हम निकाल सकते हैं। आ जाइए बच्चों, एनसीईआरटी वालों ने ये आंसर देके रखे हैं, तो मैंने 486 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर या 486 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। प्लीज नोट डाउन करिए इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, बस देखना आंसर्स अपने को एग्जामिनर किस टर्म में दे रहा है। अगर डायरेक्ट इस टर्म में दे तो ये आंसर, अगर इसमें उसने सेंटीमीटर के टर्म में दिया 4.86 देगा या 486 दे देगा इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। जिस टर्म में बोले हम उस टर्म में आंसर दे सकते हैं। और 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, समझना बच्चों, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट। समझिएगा, लॉजिक समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इतना टफ नहीं होता स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। मेरे पास जो लिखा रहता है मैं वो पकड़ लेता हूं, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल और ये पांचवी शेल। इलेक्ट्रॉन कहां है, पांचवी शेल में है। इलेक्ट्रॉन कहां है, पांचवी शेल में है। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज। अब आपको ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कहां ले जाना है, इनफाइनाइट पे ले जाना है। कहां ले जाना है, इनफाइनाइट पे ले जाना है। तो इसके लिए
कितना एनर्जी लगेगा। तो बच्चों चेंज इन एनर्जी अपन निकाल लेते हैं, चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या होता है E2 माइनस E1, और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था बच्चों याद करिए, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल में अगर पूछे तो जूल में ही आंसर दिया हुआ है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो चेंज इन एनर्जी का ये फॉर्मूला बच्चों मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम आपको डिराइव कराया था, ठीक है। 2.18, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो मैंने लिख दिया 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ओके सर। 1/n1 स्क्वायर, n1 कितना है 5 का स्क्वायर, और n2 कितना है, इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हुआ 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 25, 5 जा 25, ये कितना हो गया 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर है तो 0 हो गया, तो 1/25 बचा, ठीक है सर। अब बात करते हैं, मेरे पास है 2.18 डिवाइड बाय 25, चलो इंटू 10 की पावर माइनस 18। सॉल्व करना आसान नहीं है, तो मैंने क्या करा, एक डेसिमल इधर ले गया, 2 डेसिमल इधर ले गया, तो इसको मैंने कर दिया 10 की पावर माइनस 20 इंटू 218 डिवाइड बाय 25। अब मेरी बात सुनना, डिवाइड बाय 25, अगर ये 200 उठता तो कितने टाइम्स कट जाता, 8 टाइम्स कट जाता, बिल्कुल सर 8 टाइम्स, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, मतलब 8 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। कितना आंसर दिया है हमें, 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं सारी वैरायटी जो भैया अपने स्कूल लेवल तो ठीक है लेकिन कंपटीशन तक जा सकती है, उसे मैं मोल्ड कर करके आपके सामने एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। जल्दी आइए, जल्दी आइए बच्चों, हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, देख लेते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन obtained when the excited electron of a hydrogen atom in n is equal to 6 drops to the ground state, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे आया, मतलब भैया अपने पास n2 is equal to 6 था, और ग्राउंड स्टेट पे आया मतलब क्या न्यूक्लियस पे गिर गया, हाँ, या अपनी पहली जगह पे आ गया जहां से वो निकला था। ग्राउंड स्टेट मतलब पहली स्टेट पे आ गया, चलिए मान लिया हमने, ठीक है। अब इसके लिए अपने को पता करनी है नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितनी होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इमिशन लाइन का शॉर्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमिशन लाइंस का शॉर्ट फॉर्मूला शायद आपको याद है या नहीं, देख लेते हैं। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आई होप ये आपको पता होगा फॉर्मूला, ये मैं बता चुका हूं। चलिए देखते हैं, n2 कितना है 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, इधर क्या हुआ 4 इंटू 5, ठीक है। सॉरी 6 था यार बच्चों, सॉरी बच्चों की लोगे जान के, ये 6, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, 6 माइनस 1 कितना हुआ बच्चों 5, और इधर 6 डिवाइड बाय 2। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 डिवाइड बाय 2, मतलब कितनी लाइन आएंगी 15 स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी। तो क्या पूछ रहा है, यस आंसर शुड बी 15 स्पेक्ट्रल लाइंस, आंसर शुड बी 15 स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन करिए इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, जो पूछा है पढ़ते चलो, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट, अच्छा सर, एन इन हाइड्रोजन एटम इज इतनी, चलो ठीक है, पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फिफ्थ ऑर्बिट, तो पूछ रहा है फिफ्थ ऑर्बिट से एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होगी। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं बच्चों। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो पूछा है अपन देख लेते हैं। चलो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की,
माइनस 2.18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें हाइड्रोजन के लिए, तो जेड कितना है 1 माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो आंसर तो माइनस 2.18 बिल्कुल आपको दिया हुआ था, माइनस 18 जूल ये आपको दिया हुआ था। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आपको दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट निकाल देते हैं। ये जूल में आंसर आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हर क्वेश्चन पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है सर, तो ये मेरे पास है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। बच्चों कौन सी शेल है, कौन सी कक्षा है, पांचवी कक्षा का स्क्वायर, फिफ्थ शेल का स्क्वायर, तो माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 25। तो देखो बच्चों मेरे पास क्या हो गया, माइनस 2.18 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, दो डेसिमल सिंपल करने के लिए ये कर दिया मैंने कि ये 218 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 की पावर माइनस 20, तो ये मेरा आ जाएगा 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। चलो पहला आंसर निकाल दिया मैंने, पहला आंसर मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलो दूसरा क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट। जो पूछेगा हम करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। जो पूछे, काफी बोरिंग क्लास हो जाती है न्यूमेरिकल करना, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं इतना इंटरेस्टिंग टीचर हूं, लेकिन जब न्यूमेरिकल कराने बैठो, हाँ वही सर कराते चलो कराते, लेकिन बेटा न्यूमेरिकल करे बिना कहानी में मजा नहीं आएगा। अगर मजा चाहिए, मक्खन चाहिए, वो जो देख रहे हो ना जो चीज चाहिए, क्योंकि जब नीट जेईई स्कूल लेवल के एग्जाम अच्छे से निकलेंगे तो जो चाहते हो सब तुम्हारे पीछे आएगा। जो चाहते हो लाइफ में, नीट जेईई अगर जो आप चाहते हो भैया, कोशिश ये करो AIR निकालो। जो आप चाहते हो फिर आपके पीछे जहां भी मैं जाऊंगा वहीं चले आओगे, चोरी चोरी मेरे दिल में समाओगे, सब पीछे आएगा तुम्हारे। चलो सर अगला क्वेश्चन क्या है, मजे से पढ़ो प्लीज, इंटरेस्ट के साथ। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। चलो रेडियस का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, फिफ्थ ऑर्बिट में पूछ रहा है भैया, मेरे पास जो है मैं वो उसका यूज करता हूं, थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाई है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। शायद मैंने यही फॉर्मूला पढ़ाया था। चलो सर, शायद क्या सर, आपने बिल्कुल सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया है। बात करते हैं 0.53 एन 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड कितना है 1, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 0.53 इंटू 5 का स्क्वायर 25। कैलकुलेट करके देखो, ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में, आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में, याद रखना। तो 0.53 इंटू 25, आपके पास आंसर लिखा हुआ है 13.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो क्या आ जाइए यहाँ तक, कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार आ रहा है या नहीं आंसर। कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, 0.53 इंटू 25, ओहो 0.53 इंटू 25, यस 13.2 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही आंसर है। आ जाइए जल्दी यहां तक, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। क्वेश्चन से डरो नहीं, कैलकुलेशन से डरो नहीं, जो लिखा है बस वो करते चलो, जो लिखा है। हम क्या कर रहे हैं, हम भी बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जो थ्योरी बताई है उस पर प्रोसीड कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर। अच्छा सर, वेव नंबर मुझे पता है, वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, ओके, इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे रे 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 रे, इससे पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, क्या पता आप भूल गए हो। बामर सीरीज सुनना बच्चों, हमारे पास होती थी लाइमन सीरीज। पहले कॉन्सेप्ट देखो मेरे बच्चों, मैं हर चीज बताऊंगा। पहले लाइमन सीरीज होती थी, ला बहु पानी, है ना, वही लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, बामर सीरीज। चलो सर, लाइमन सीरीज कहां आती थी, कोई मुझे बताएगा, कोई बताएगा। अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये विजिबल में आती थी, अकेली सीरीज थी जो विजिबल में आती थी, शायद आपको पता होगा विबग्योर में विजिबल रीजन में आती थी। चलो इसके लिए N1 1 होता था और N2 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी।
हर कोई इलेक्ट्रॉन जो लाइन बनेंगी 1 पे आएंगी, 1 पे आएंगी, 1 पे आएंगी, सुनना। और बामर के लिए n1 कितना होता था, 2 होता था, और n2 कितना होता था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। चलो अब मेरी बात सुनना बच्चों, क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन, इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी है, n1 इज इक्वल टू 2 से 2 पे आएगा, कहां से, n2 इज इक्वल टू 3 से। शेल नंबर 3 से जब सेकंड पे आएगा तो फर्स्ट लाइन बनेगी, और फर्स्ट लाइन की, सुनना, फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ होती थी उसकी वो सबसे ज्यादा होती थी, तो इसे हम कहते थे लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर नहीं पता तो ये दिमाग में पहले बैठा लो, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती थी तो देखना, मेरी बात सुनना बच्चों, वेवलेंथ अगर इसकी सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे कम आती थी, तो हम इसे कहते थे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी या लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी। चलो ये कॉन्सेप्ट पहले पता कर लो। पहली लाइन कौन सी बनी बामर सीरीज की, जब ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से 3 से n इज इक्वल टू 2 पे होगा, ठीक है, वो पहली लाइन, ठीक है सर। अब इसके लिए पूछ रहा है वेव नंबर। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो पूछेगा हम कर लेंगे, जो पूछेगा वो हम कर लेंगे। चलो सर, वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार 1 बाय लैम्डा या आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है सर। आर रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं इसको 109, अगर मीटर में आंसर पूछ रहा है, पर मीटर में आंसर पूछ रहा है, मीटर इनवर्स में आंसर पूछ रहा है, तो 109 इंटू 10 की पावर -5 तो होता है बच्चों किसमें, सॉरी 10 की पावर 5 तो होता है किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, और मीटर इनवर्स में कितना होगा, 10 की पावर 7। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है बच्चों 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं कहूं 1.09 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं ये कहूं 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहोगे हम मानते चलेंगे। तो मेरे पास आ गया है 10 की पावर 7 1 अपॉन n1 स्क्वायर। n1 कितना है, देखो n1 कितना है, 2 का स्क्वायर, जो लिखा है पूछ करते चलो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है सर। 1.09 इंटू 10 की पावर 7, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/9। चलो अब हमें पता है डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने क्या करा, इधर 9 से एलसीएम ले लिया, इधर 4 से, इधर 9 से करा तो इधर भी 9 से और इधर भी 4 से, तो मेरे पास आंसर क्या आया, एलसीएम लेने के बाद 1.09 इंटू 10 की पावर 6, इधर हो गया 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, डिवाइड बाय 36, तो इधर करके देख लेना, 5 इंटू 1.09 डिवाइड बाय 36 इंटू 10 की पावर 6, तो ये आपका आंसर, यू विल गेट द आंसर, सॉरी दिस इज 10 की पावर 7, दिस इज 10 की पावर 7, यू विल गेट द आंसर, ये लिखा हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट डाउन करिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स। एनर्जी इन जूल्स जो पूछ रहा है बच्चों, उससे पहले देखते चलते हैं अपन। एनर्जी इन जूल्स, एनर्जी पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही करना, जो पूछे उसे अंडरलाइन कर, रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। अच्छा क्वेश्चन है, पहले बोहर ऑर्बिट से हम कहां ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट में ले जा रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट में ले जा रहे हैं। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दूसरी चीज पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी छोड़ के ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अर्ग में दी है। ओके, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं जस्ट बता दे रहा हूं, 1 अर्ग इज इक्वल टू
पहली चीज जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। चलो, मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि अगर इसी एनर्जी को मैं जूल में लिखूं तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल हो जाएगी, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है सर, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको दी हुई है, आंसर जूल में पूछ रहा है तो भैया अपन जूल में एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। चलो सर, एनर्जी क्या होगी जब अपन शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, कहां, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से फिफ्थ बोहर ऑर्बिट में, तो हमने फॉर्मूला देखा था RZ² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो दिमाग में बैठा लो। R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है अपना, सॉरी एनर्जी पूछ रहा है ना, एनर्जी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सॉरी, एनर्जी पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो अपने पास है 2.18 इंटू 10 की पावर -18। n1 कितना है, खुद ही हमेशा याद रखना, n1 हमेशा कम होता है, n2 हमेशा ज्यादा होता है, n2 हमेशा ज्यादा होता है। n1 कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1/1 माइनस क्या बोल रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट, 1/5 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 2.18 इंटू 10 की पावर -18, 1/1 माइनस 1/25। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब करके देखते हैं, अपने पास हो गया 2.18 इंटू 10 की पावर -18। इधर अगर अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर भी 25 से और इधर भी 25 से, तो नीचे सेम ऊपर सेम, ऊपर हुआ 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाय 25। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी को अगर अपन आगे बढ़ाएं बच्चों, तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 24/25। चलो 24 इंटू 2 करीब 48, करीब कितना है 48, और 48 से थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि 0.18 है, और उसको मान लीजिए 50 से ऊपर गया, 50 डिवाइडेड बाय 25 मतलब कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। आंसर दिया अपने को 2.09 इंटू 10 की पावर -18 जूल। या मैं इसे अर्ग में बोलूं तो एक अर्ग 10 की पावर -7 जूल होता है, 2.09 इंटू 10 की पावर -11 अर्ग। ये मेरे पास एनर्जी आ चुकी है, ये मैंने एनर्जी निकाल दी। सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो 24 2 48.18 है, मतलब मान लीजिए करीब 52 के समथिंग आंसर आ रहा होगा। 25 डिवाइड बाय 52 कितना आएगा, 2.09। ठीक है, ये तो पहली चीज हुई, ये पहली चीज हुई। इतना पहले नोट करो, मैं अगली चीज पे जल्दी से मिटाने वाला हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब दूसरा पूछ रहा है वेवलेंथ। अब अगर आपको वेवलेंथ निकालना है बच्चों, और अगर आपके पास एनर्जी आ गई है, तो मिटा दें इसे। चलो देखना, आपके पास एनर्जी आ चुकी है, वेवलेंथ निकालना है, तो भैया दूसरा एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है सर, H होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, C कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना आया है अपना, लैम्डा तो निकालना है। एनर्जी कितनी आई है 2.09 इंटू 10 की पावर -18 जूल। सब अगर जूल में रखें तो जूल में ही निकालते हैं। चलो, तो लैम्डा कितना आया है, ये 19.8, इससे ये कटा 10 की पावर -16, ये इससे कटा 10 की पावर -8। ठीक है सर, 19.8 डिवाइड बाय 2.09 इंटू 10 की पावर -8। तो वेव लेंथ आ गई आपकी, इसको करे तो करीब 20 होता, करीब 9.5 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। दिस इज इन मीटर, आपको आंसर सेंटीमीटर में दिया था, 9.5 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। जो पूछे वो अपन ने कर लिया। अपने को एनर्जी जूल में पूछा था, अपन ने जूल में निकाल ली, वो जूल में, और अर्ग में भी आंसर में दिया हुआ है। चलिए सर, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊं, बोलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल औकात रखते हैं कि नीट और जेई में आ सकें। सारे क्वेश्चन ये अपने आप में औकात रखते हैं कि नीट और जेई में आ सकें। अच्छे क्वेश्चन है। जब टीचर कह रहा है अच्छे क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर का माइंड पढ़ना सीखो।
आई ऑलवेज ट्राई टू रीड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, कि वो कहां से क्वेश्चन उठाएगा। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, कुछ तो इतने बकवास क्वेश्चन है कि चांस ही नहीं है कि कहीं पूछे जाए, लेकिन जितने कराऊंगा बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही है, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो भाई उसने अपॉन एन स्क्वायर लिख दिया है, हाइड्रोजन है तो मान लिया उसने कितना, Z1 मान लिया जूल। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकालना है। चलो ठीक है सर, जो पूछे वो लिखो, जो पूछे एग्जामिनर को संतुष्ट कर दो कि भैया तू क्या बोलना चाह रहा है। चल भैया हमने बोल दिया n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन है, लाल कलर इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीटली निकालना है, मतलब इनफाइनाइट पे ले जाना है। ठीक है, इनफाइनाइट पे ले जाना है। तो भैया बोल रहा है कितनी एनर्जी लगेगी, और पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन को कॉज करने के लिए कौन सी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लगेगी। ठीक है चलो देख लेते हैं, जो पूछे उसे सॉल्व करना शुरू करो। देखो बच्चों हमारे पास है एनर्जी का फॉर्मूला, बार बार बता चुका हूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, माइनस नहीं लगता इस फॉर्मूला में, सॉरी, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है सर, 2.18 इंटू 10 की पावर -18, n1 कितना है, n1 कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और n2 कितना है, इनफाइनाइट का स्क्वायर। चलो ठीक है सर, तो कितना आया 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 4। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर अपन ने मान लिया हट गई, वो ये पूरी कहानी हट गई। अब देखो क्या हुआ, पूरी कहानी कितनी एनर्जी आई, इसको मैं 21.8 कर देता हूं, इसे 10 की पावर -19 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 4। अब 4 5 जा 20 होता है, ठीक है, और 4 6 जा 24 होता है, मतलब आंसर 5 से ज्यादा 6 से कम, 5.45 इंटू 10 की पावर -19 जूल, इतनी एनर्जी लगेगी मुझे इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है भैया, पूरा कंप्लीटली निकालने के लिए। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा पूछ रहा है सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा कि इस एनर्जी की वेवलेंथ कितनी होगी। तो आपको पता है एनर्जी क्या होती है बच्चों, hc बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ अगर अपने को निकालना है तो मैं कर सकता हूँ hc बाय ई, वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी आई 5.45 इंटू 10 की पावर -19 जूल आई। ठीक है सर, ठीक है। अब ये तो हो गया 6.6 इंटू 3 19.8। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये इससे कटा 10 की पावर -15, ये इससे कटा 10 की पावर 8 7 -7, तो मेरे पास आ चुका है डिवाइड बाय 5.45 इंटू 10 की पावर -7, ये वेवलेंथ आएगी। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 5 3 जा 15, सीधी सी बात है, और 5 4 जा 20, 4 से कम और 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा कितना है 3.67 इंटू 10 की पावर, यस 3.67 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। लेकिन किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछा क्वेश्चन। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर, तो भैया 3.67 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। प्लीज नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, 3.67 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, या 3.67 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन की भावनाएं समझो, एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन दे रहा है। चलिए अच्छे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पूछा है वो देखते चलो। वेवलेंथ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की,
मूविंग विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, डी ब्रॉगली इक्वेशन पता होगी आपको, या एच बाय एम वी, ये अगर आपको पता है, ठीक है सर। तो भैया हमको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। एच कितना होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसको? 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। चलो सर, इससे इसको काटा, 10 की पावर -3, ये ऊपर गया तो ये कितना हो गया? लैम्डा 6.6 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 2.05 कितना हो गया? ये ऊपर गया -7, तो 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। जब आपने इसे कैलकुलेट करा तो यू विल गेट द आंसर 3.55 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, ठीक है सर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ठीक है सर, और वेवलेंथ पूछ रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को पूछ रहा है, ठीक है। मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी? 3 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल। और अब जब आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है बच्चों, तो क्या आपको पता था? हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, एच बाय एम वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला आता था एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m मास ऑफ एनी पार्टिकल, के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है सर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। चलो बच्चों, एच अपना प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34, बिल्कुल सर, वेल डन, अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 टू द पावर -25। ये माइनस प्लस के चक्कर में कई बच्चे अटक जाते हैं। देखिए सॉल्व करिए, जो दिया है उसे सॉल्व करते चलो। अब अपने को इसे सॉल्व करना है, अब अपने को इसे सॉल्व करना है। चलिए 9 इंटू 2 इंटू 3 कर देते हैं पहले, और ये कितना हुआ? 10 की पावर -56। देखिए 31 और 25 56 होगा, बिल्कुल। 9.1 इंटू 2 देखिए कितना हुआ? 18.2, और 18.2 इंटू 3 रुक जाइए 18.2 इंटू 3 करिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 की 4, 54.6, ये आ गया आपका 54.6। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इसे सॉल्व करना बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जहां बताना है वहां मैं जरूर बताऊंगा। अब आपका जो -56 था वो बाहर आके कितना हो गया? वो बाहर आके कितना हो गया बच्चों? वो बाहर आके हो गया 10 की पावर -28, ठीक है। 54 किसका अंडर रूट होता है? 7 7 जा 49, 8 8 जा 56, ठीक है। लेकिन आपके पास है 54.6, तो मान लीजिए ये होता है करीब 7 और 8 के बीच का। आप अप्रोक्सीमेट आंसर ले सकते हैं, मैंने मान लिया 7.4 का है। इससे इसको कैंसिल करा, कितना हुआ? 10 की पावर -6 हुआ, और इधर आ गया आपका 6.6 डिवाइड बाय 7.4 इंटू 10 की पावर -6। चलो मैंने इसको कर दिया 66, तो ये हो गया 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 7.4। जब आपने इसको इससे डिवाइड करा तो देखिए करीब आंसर कितना आ रहा है? 8.9, बिल्कुल 8.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जितने वैरायटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की मैं कवर कर सकता हूं उतनी करने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी आइए यहां तक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। बच्चे हमेशा नन्हे मुन्ने होते हैं, और बच्चों के लिए जो टीचर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। और टीचर ऑनेस्ट होना तो मज़ा आ जाए, और जितनी ऑनेस्टली हम मेहनत कर रहे हैं बस आप पढ़ते चलिए। जितनी वैरायटी हो सकती है बच्चों, कंपटीशन कौन सी बड़ी चीज़ है यार, सब निकलेगा।
बंदे भरोसा तो रख खुद पे, सब निकलेगा, एक मंजर आएगा वो भी जहां तुझे सब मिलेगा, सब मिलेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। स्टे मोटिवेटेड हमेशा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो लिखा है वो पूछते चलो। आइसो पूछो क्वेश्चन से, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट मींस दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए पहले सोडियम प्लस को पकड़ता हूं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है सोडियम का। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, 11 + 1, भैया मैंने एक किसी को दे दिया है -1, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। दूसरा जो लिखा है देखते चलो, पोटेशियम प्लस, एटॉमिक नंबर होता है 19, चलो भैया इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 19 + 1 है मतलब -1 कर दिया भैया, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सबसे पहली बात। तीसरी चीज आपने मैग्नीशियम +2 को देखा, ओके, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है, इलेक्ट्रॉन देखो 12 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो +2 है तो -2 लगा, 10 इलेक्ट्रॉन। चलो सोडियम मैग्नीशियम आइसो इलेक्ट्रॉन, पहले सबको देख लेते हैं। चलो फोर्थ क्या है, कैल्शियम +2, जो लिखा है पहले मैं लिखते चल रहा हूं। एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का, 20 इलेक्ट्रॉन, देखो 20 + 2 है तो -2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है सर। चलो मतलब ये और ये पोटेशियम +1 और कैल्शियम +2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिफ्थ सल्फर -2, सल्फर होता है 16, एटॉमिक नंबर 16, अब इलेक्ट्रॉन निकालना है 16 -2 मतलब 2 किसी से उधार लिए हैं तो +2, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। एंड लास्ट वन इज अर्गॉन, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है भैया, हीलियम नियॉन अर्गॉन, हीलियम 2, नियॉन का 10 और अर्गॉन का 18, एटॉमिक नंबर 18 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है तो 18 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं बताइए। कंक्लूजन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं बच्चों, तो मेरे पास सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस, देखिए मेरे पास आंसर अगर मैं समराइज करके लिखूं तो सोडियम प्लस एंड Mg+2 ये हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। और दूसरे पेयर की बात करूं बच्चों मैं, तो मेरे पास है पोटेशियम प्लस, दूसरा कैल्शियम +2, सल्फर -2 एंड अर्गॉन, ये हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनकी रेडियस भी काफी बार पूछी जाती है और इसके लिए आप चैप्टर 3 मेरा देख सकते हैं, वहां मैंने करा दिया है, प्लीज नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। फिर अगले क्वेश्चन पे आता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, कहानी आगे बढ़ा दूं बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन, जो लिखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा मेरे मन में अब्बाहू रूल आएगा, अब्बाहू बिल्डिंग अप, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस, जो लिखा है पहले देखते चलते हैं। ए हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, 1 होता है और इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन प्लस में हम बात करें, हाइड्रोजन प्लस में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से एक इसने दे दिया 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s0। दूसरा सोडियम प्लस, जो लिखा है देखते चलो, एटॉमिक नंबर होता है 11 + 1 है तो -1 कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन भैया इसमें, सोडियम +1 में, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s0। अब बाहु रूल आप कंसल्ट कर सकते हैं भैया मेरी प्लेलिस्ट में जाके, ये मैंने बता चुके हैं। चलो तीसरा, जो मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो नया है इस चैनल पे उस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑक्सीजन -2, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 10, ठीक है, सॉरी कहां से 10 होगा सर, आप कुछ भी बोलते हो, 8, ठीक है, -2 है तो +2, 10 इलेक्ट्रॉन, एक स्टेप सर तुम्हारे आगे चले जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब्बाहू रूल 1s2, 2s2, 2p6 सर, वाह सर बिल्कुल सही। फ्लोरीन -1, एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों फ्लोरीन का, 9, -1 है तो +1, 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, आप चेक कर सकते हैं, 6 2 8 2 10, 6 2 8 2 10, 6 2 8 2 10, और यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। सबसे पहला पार्ट अपन ने कर लिया, अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन इसका निपटा दिया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, बच्चों, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो दूसरे पे आते हैं, आ जाएं, बोलो बेटा आज्ञा है आप लोगों की,
आज्ञा है आप लोगों की? अगर आज्ञा है तो आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ता हूं। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट हु, अच्छा जो पूछे भैया सर उसे लिखते चलो, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। यही तरकीब होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1। चलो भैया देखते हैं 3s1 कैसे आता है। फिर अब बाउ रूल शुरू करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है सर, 6 4 10 और 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का। तो पहला आंसर क्या है अपना? सोडियम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3s1, सोडियम को। चलो 2p3 भरते चलता हूं, 1s2, 2s2, 2p3। चलो भैया ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 आ गया। 3 2 5 2 7, 7 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 7, मैंने पता कर लिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 7। किसका होता है 7? नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का। चलिए ये भी हो गया भैया। फिर पूछ रहा है 3d6। चलो भरते चलो अब्बाहु रूल से। 3d6 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब्बाहु रूल, अपबाहु रूल, बार बार कह रहा हूं। चलो गिनो। 6 4 10 2 12, 6 18 19 20 और 6 26। 26 एटॉमिक नंबर 26 किसका होता है? आयरन का। तो देखिए सबके मैंने एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर दिए आपके सामने, और ये जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। प्लीज इसे नोट डाउन करिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके, प्लीज इसे नोट डाउन करिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके। हो गया? चलिए आगे बढ़ाता हूं, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। कहीं से निकलोगे नहीं तो कहीं पे पहुंचोगे कैसे? अगले क्वेश्चन पे आना है। चलो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नाउ व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन? एन, व्हाट इज एन? सबसे पहले पता चल जाना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसके बारे में जानकारी देती है? ऑर्बिट के बारे में जानकारी देती है, शेल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, बिल्कुल बोअर्स ऑर्बिट के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में। विच अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। ओके ठीक है, वैल्यू ऑफ एन जो अलाउ करेगी जी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने पे। चलो बच्चों अपन अपने देसी तरीके से करते हैं। पहली शेल है तो इसमें एक ही सबशेल और उसके ऑर्बिटल आते हैं 1s के। चलो दूसरी है, पहले बना देता हूं। दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। चलो दूसरी है तो उसमें होता है 2s और 2p। ठीक है, तीसरी शेल है तो उसमें 3 ही सबशेल आएंगे, 3s, 3p, 3d। याद है ना? एक सेल तो एक ही सबशेल, 2 सेल तो 2 ही सबशेल, 3 सेल तो 3 ही सबशेल, 4 सेल है तो 4 ही सबशेल होंगी, 4s, 4p, 4d एंड 4f। और अगर फिफ्थ शेल है, फिफ्थ शेल अभी भी जी नहीं आया, फिफ्थ शेल है तो 5 सबशेल हो सकती है, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। 4 शेल तो 4 सबशेल, 5 शेल तो 5 सबशेल, और सबशेल में जी ऑर्बिटल आ चुका है। मतलब व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन विच अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट? तो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन, लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन शुड बी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन शुड बी कितना होना चाहिए? 5, विच अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। चलिए, विच अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। प्लीज नोट डाउन करिए, प्रॉपर मेरी लैंग्वेज को फॉलो करना। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल। किसी 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। जो बोले पढ़ो, जो बोले सो निहाल, शस्त्री अकाल, सुना है ना? कोई इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एजीमुथल, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, जो पूछेगा हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। अपने पास है
3d ऑर्बिटल, अपने पास है 3d ऑर्बिटल। इसके लिए अपन डिजाइन करते हैं क्वांटम नंबर। पहली बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो देखो जो 3 दिख रहा है सामने, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, शेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, बोर्स ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एल, वैल्यू ऑफ एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो देखो साइड में मैं चल रहा हूं, वैल्यू ऑफ एल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, 0 1 2 3, ये वैल्यू ऑफ एल होती हैं। शायद आपको अगर नहीं पता तो पता कर लो। अब डी के लिए, डी कभी भी डी आए तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। एम, वैल्यू ऑफ एम, अब आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ एम। भैया वैल्यू ऑफ एम कितनी होती है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर नहीं पता तो ये भी बता देता हूं, तुम नन्हे मुन्ने बालक हो। एम निकालते थे 2l+1 से, कितने ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं। 2l कितना है, 2 + 1 कितना, 5, 5 ऑर्बिटल आएंगे, 5 ऑर्बिटल आएंगे, 5 ओरिएंटेशन आएंगे। ठीक है, कौन कौन से थे, dxy dy dx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ एम क्या हो सकती है, 0 -1 -2 +1 +2, इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बस इन तीनों के बारे में पूछा था, मैंने लिख दिया। आ जाइए आ जाइए, वैल्यूज ऑफ एम ये हैं, वैल्यूज ऑफ एम अगर कोई बोले तो ये -2 -1 0 +1 +2। नंबर लाइन याद कर लो, कुछ और नहीं है इसमें रॉकेट साइंस। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। सिंपलेस्ट तरीके से क्वेश्चन करेंगे जो भी करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो पूछे लिखो। पहले अंडरलाइन करना सीख जाओ, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 29। ओके सर, ठीक है। 35 न्यूट्रॉन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन जो कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। कितने हैं, 35। ठीक है सर। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या एटम पे कोई चार्ज है, ऐसा कोई चार्ज की बात नहीं की गई है। मतलब इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम है, इन न्यूट्रल एटम अगर आपको पता होगा, इन न्यूट्रल एटम जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर है 29। ठीक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर आ गया 29। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, बिल्कुल पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, पढ़ो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब कौन सा एलिमेंट है पता करो। एटॉमिक नंबर कितना है, 29। अब मास नंबर अपने को नहीं पता, मास नंबर अपने को नहीं पता, तो मास नंबर क्या होता है भैया, देखो इससे निकालते हैं। न्यूट्रॉन कितना आया था, a - z से, z कितना आ चुका है 29, न्यूट्रॉन कितने थे अपने 35, तो इससे मास नंबर आ जाएगा कितना, ये इधर ले जाओ, मास नंबर आ गया इसका 29, 35 35 + 29 954 64। ओके ठीक है, 64 मास नंबर आ गया 64। ठीक है सर, मास नंबर कितना आ गया अपना 64। कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, कॉपर। शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन, ये कॉपर 29 वाला। ठीक है, मास नंबर 64। ठीक है, चलो इसका अपन निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकाले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखो 29 हुए या नहीं, 6 4 10 2 12 6 18 19 20 9 29। लेकिन बच्चों मैंने बताया था 4s और 3d में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड एनर्जी एक्सचेंज। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। सारे तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस क्वेश्चन का श्री गणेश करके अंत पे पहुंच चुके हैं। बोलो जय गणेश भगवान की। जल्दी आ जाओ, आ जाओ। हो गया,
नोट डाउन कर लिया? तो क्या मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं बच्चों? हाँ जी, ना जी, क्या जी? चलो जी। नाउ गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज। ठीक है, जो बोले सोनिहाल। अपने पास है H2+, सबसे पहला पकड़ लेते हैं H2+ को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, ऐसे 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, एटम का 1, मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक, एक मॉलिक्यूल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2, सॉरी एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन +1 है, मतलब -1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है सर। दूसरा है H2, दूसरा क्या है आपका H2। चलो 1 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है सर। तीसरा क्या है आपका O2+। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8, ऐसे 2 है तो 8 8 16, +1 है तो -1, कितना हुआ? 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल बन गए 8 8 16, +1 है तो बच्चों हमने क्या करा? -1 करा, 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन। प्लीज नोट डाउन करिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ एन एटॉमिक ऑर्बिटल n = 3, 3 है इसमें, 3 क्वेश्चन पूछा है। पहले को पकड़ते हैं। N3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, याद रखना ये सब पूरा चैप्टर पहले पढ़ लो। N3 है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M? ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M? ठीक है, देखते हैं। n अगर 3 है बच्चों, N3 है तो पॉसिबल वैल्यू L और M की कितनी होंगी? ठीक है, 3 है मतलब मेरे पास 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है और 3d ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? 3s, 3p और 3d ऑर्बिटल हैं। वैल्यू ऑफ L कितनी पॉसिबल हो सकती है? देखो वैल्यू ऑफ L कितनी पॉसिबल हो सकती है? ठीक है, देखो कितनी पॉसिबल हो सकती है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ये हो गई वैल्यू ऑफ L। वैल्यू ऑफ M कितनी पॉसिबल हो सकती है? वैल्यू ऑफ M कितनी पॉसिबल हो सकती है? वैल्यू ऑफ M कितनी पॉसिबल हो सकती है? अगर M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो अगर 3s ऑर्बिटल ले लिया हमने, 3s ऑर्बिटल, क्योंकि N3 है, ऑर्बिट 3 है तो सब ऑर्बिट भी कितने होंगे? 3 होंगे, तो इसके लिए वैल्यू ऑफ M 0 आती है। अगर 3p ऑर्बिटल है तो कितना भैया? सीधी सी बात है 0 -1 +1 वैल्यू ऑफ M। और 3d ऑर्बिटल है भैया तो वैल्यू ऑफ M कितनी होंगी? 0 -1 -2, वही नंबर लाइन याद कर लो, +1 +2, ये वैल्यू ऑफ M पॉसिबल है। जो क्वेश्चन पूछा मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन पूछा मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर। दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स M एंड L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर 3d ऑर्बिटल। लिस्ट द क्वांटम नंबर, ठीक है सर, जो पूछा हम करेंगे। लिस्ट द क्वांटम नंबर फॉर 3d ऑर्बिटल। मेरे पास 3d ऑर्बिटल है, ओके मेरे बच्चों, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है? M एंड L, ठीक है। L की वैल्यू अब आपको पता होगा, वैल्यू ऑफ L अब भी अपन बार बार बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ L S P D F ऑर्बिटल के लिए 0 1 2 3, तो वैल्यू ऑफ L कितनी आई? 2 आई, ठीक है। वैल्यू ऑफ L कितनी आई? 2 आई। अब वैल्यू ऑफ M, ठीक है, वैल्यू ऑफ M, चलो वैल्यू ऑफ M कौन कौन सी हो सकती है भैया? अब भी मैंने बताया M कैसे निकालते हैं, 2l + 1 से, सीधी सी बात है। 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1, कितने ऑर्बिटल आए? 5 ऑर्बिटल आए। तो वैल्यू ऑफ M कितनी होंगी 5 ऑर्बिटल के लिए बच्चों? 0 -1 +1, सॉरी 0 -1 -2 +1 +2, ये क्वेश्चन भी मैंने कर दिया। वैल्यू ऑफ M एंड L अपन ने सॉल्व कर दी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल हैं? चलो तीसरे पे आए। 1p ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल, पहली शेल होती है तो एक ही सब शेल होती है 1s, ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। पहली शेल होती है तो पहली शेल होती है तो एक ही सब शेल होती है 1s, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो 2s, यस, दूसरी शेल है तो 2 सब शेल होती हैं 2s और 2p, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा 2p, यस, 2 शेल है तो 2 ही सब शेल होती हैं 2s और 2p, पॉसिबल है।
अगला 3f। अब मेरी बात सुनना, अगर 4 शेल हैं, 4 शेल हैं तो 4 ही सब शेल होती हैं। चलो पहले 3 से शुरू करते हैं। 3 शेल हैं तो 3 ही सब शेल होती हैं। 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, कहीं भी 3f का नाम नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। प्लीज मेरे सारे वीडियोस देखिए, पहले मेरे सारे वीडियोस देखिए। जो मुझे फॉलो करेगा वो अंत तक जो फॉलो करेगा उसे सब कुछ बनेगा। जो अंत जिसने शुरू करा है वो अगर अंत मेरे संग कर रहा है तो उसका अंत भी अच्छा होगा। आइए, अंत मतलब रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग अदरवाइज मत ले लेना भैया, है ना, अदरवाइज मत ले लेना। लिव लॉन्ग लिव फ्री, जैसा आपको जीना है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। हो गया बच्चों, लिख लिया ना, साइड हो गया था, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। एसपीडी नोटेशन का यूज करके ऑर्बिटल बताओ कौन सा है, ठीक है। जो लिखा है उसे पकड़ लेते हैं। आपके पास N1 है, L1 है। चलो सब शेल नोटेशन का क्वेश्चन है, पहले को सॉल्व करते हैं। N1 है और L0 किसके लिए होता है, S के लिए, तो दिस इज 1s। चलो N3 है, पकड़ लिया 3 को, L1 है, ये P के लिए होता है, दिस इज 3p ऑर्बिटल। चलो N4 है, 4 को पकड़ा, L2 किसके लिए होता है, D के लिए, दिस इज 4d ऑर्बिटल। चलो इसको पकड़ा, N कितना है, 4 है, 4 को पकड़ लिया। L3 किसके लिए होता है, F के लिए, 4f ऑर्बिटल। दीज आर द आंसर्स, दीज आर द आंसर्स। कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं, हमने आंसर लिख दिया। आते जाइए, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेन बोल रहा है और रीजन बताओ। चलो बता देते हैं। ए क्या है, N0 है, ओ N0 बच्चों, N0 शेल नंबर मतलब N कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ N 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। तो ये तो पहला तो कट गया, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि N0 हो जाए। चलो दूसरा N1, ठीक है, N1 ठीक है, L0 ठीक है, N1 देख लेते हैं पॉसिबल है यार। N1 L0 मतलब 1s, M0 बिल्कुल पॉसिबल है, और S स्पिन माइनस आप, बिल्कुल 1s है ऑर्बिटल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। C अगले पे आते हैं, ABC N1 ठीक है, L1 L भी 1p नहीं, 1p ऑर्बिटल पहले ही यहीं पे कैंसिल हो गया। 1p ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट शेल कंटेन, फर्स्ट शेल में क्या होता है, कंटेन वन सब शेल, पहली शेल में एक ही सब शेल होती है, विच इज 1s ओनली, विच इज 1s ओनली, ठीक है सर। ये निपटा दिया अपन ने, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया। अगला N2 चलो जो लिखा है बच्चों मैं पहले उसको लिख दे रहा हूं, N2 ठीक है। L1 मतलब 2p ऑर्बिटल, M0 पॉसिबल है, स्पिन माइनस आप पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। चलिए अगले पे आते हैं। आपके पास है ABCDE ठीक है, N3 L3 मतलब 3f ऑर्बिटल, नो नॉट पॉसिबल, 3f ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
बिकॉज इफ n इज इक्वल टू 3 तो 3 ही सबशेल हो सकते हैं, 3s 3p 3d। n3 कंटेन, या इसको ऐसे लिख देना, n3 कंटेन ओनली 3 सबशेल विच इज 3s 3p 3d। तो 3f इज नॉट पॉसिबल, 3f इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, ये यहां पे गड़बड़ हो गया, ये यहां पे गड़बड़ हो गया। चलो लास्ट वाले को देखते हैं, लास्ट वाले को देखते हैं। n3 l1 3p m0 बिल्कुल सही है, 3p के लिए 0 पॉसिबल, ये दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। प्लीज बच्चों इसे नोट डाउन करो, प्लीज बच्चों इसे नोट डाउन करो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये चीज पूछ रहा है। इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, जिसमें ये क्वांटम नंबर होगी। देख लेते हैं, जो लिखा है बच्चों पहले पढ़ो, बस पढ़ो। n4 m स्पिन है, ms माइनस हाफ, चलो 4 है। मतलब सर माइनस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे n4 में? n4 है, मतलब मैं कहूं कि n4 में सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सिंपल फॉर्मूला 2n²। अगर n दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल 2n², 2 इंटू n मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16, एम आई राइट ना? हाँ जी। और 32 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। इन 32 इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और उनकी स्पिन अपोजिट होती है, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी? प्लस हाफ हुई, तो 16 अगले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी? माइनस हाफ होगी। मतलब कितना आंसर होना चाहिए? 16 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि n अगर 4 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 आए, इनमें माइनस हाफ स्पिन वाले कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। चलो दूसरा देखते हैं। n3 है, ठीक है, l0 है, देखते हैं 3 है और 0 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 3s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों, 3s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, खुद ही बताइए, टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर शुड बी 16 इलेक्ट्रॉन, एक ये आंसर है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये आंसर है, एक ये आंसर। प्लीज नोट डाउन करिए इसे, प्लीज नोट डाउन करिए इसे, ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकूं, ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द, देखते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। शो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट, ओके, सर्कमफरेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो मान लिया बोहर ऑर्बिट, सर्कमफरेंस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट, सर्कमफरेंस होता है 2πr, ओके। जो दिया है बच्चों मैं वो करते चल रहा हूं, आपको भी यही करना है, पैटर्न फॉलो, जो दिया रहा है वो करते चलो। सर्कमफरेंस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है, of an hydrogen atom is multiple integral multiple of d Broglie wavelength, ये मुझे प्रूव करना है। oh my god, associated with electron moving around the orbit, ये कैसे प्रूव करूं? चलो देखते हैं। आपको पता होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट कितना होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट mvr इज इक्वल टू nh/2π। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ना? चलो ये फॉर्मूला तो सबको क्लियर होगा, ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोलता रहा हूं कि भैया मैं कंपटीशन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, The circumference of the Bohr's orbit of hydrogen atom is an multiple integral of the de Broglie wavelength। ये क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आता है। अब मैं इसे प्रूव कर रहा हूं, इसे प्रूव कर रहा हूं। mvr इज इक्वल टू nh/2π। चलिए ठीक है सर,
अब मुझे चाहिए 2 पाई आर, 2 पाई आर को मैंने एक साइड लिखा और इधर क्या बच गया, NH अपॉन mv, NH अपॉन mv। अब अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो कि भैया h लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है, बिल्कुल सर, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। चलो, और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, क्या मैं h बाय mv को लैम्डा से रिप्लेस कर सकता हूं? यस सर, आप h बाय mv को लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हो। ये जो h बाय mv है इसको मैं लैम्डा से रिप्लेस कर रहा हूं। कैसे रिप्लेस करा सर? मैंने करा 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो मेरे पास आ गया क्या, मैंने प्रूफ कर दिया कि सरकमफरेंस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वाह यार सर, बिल्कुल, तुमको भी ऐसा ही वाह फील आना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम। जब वाह फील आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम निकलेगा। चाहे स्कूल एग्जाम निकालना बहुत छोटी चीज है, कॉम्पिटिशन पे अगर हम जाएं तो। चलिए लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। बहुत सारी एक्सरसाइज है बच्चों, इसीलिए एक और वीडियो लाना ही पड़ेगा अपने को। पहले एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो, तीसरे पार्ट में, 3 पार्ट में हो पाएंगी ये। चलिए, नाउ व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, ठीक है। वुड हैव द सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ जो पूछा है लिख दो, वुड हैव द सेम वेवलेंथ, ठीक है, as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of a helium spectrum, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या लिखा है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ किस बराबर होगी बामर स्पेक्ट्रम के ट्रांजिशन में? चलो देखते हैं। फॉर हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम, फॉर हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम कहां से कहां हो रहा है? पहला अपने पास ये लिखा है, पहले इसको देखते हैं। फॉर हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम N1 इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां से? N2 इज इक्वल टू 4 से, ठीक है। और हीलियम के लिए Z कितना होता है? Z होता है 2। और हमारे पास वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ बच्चों। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। जो मेरे पास है मैं बस उसे फॉलो कर रहा हूं। 1 बाय लैम्डा, R कितना है भैया, रिडबर्ग कांस्टेंट R रहने दो, Z स्क्वायर, Z कितना, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है सर। 1 अपॉन N1 स्क्वायर, N1 कितना है, N1 कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस N2 कितना है, 4 का स्क्वायर, ठीक है सर। 1 बाय लैम्डा R इंटू 4, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, ओके सर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, ताकि एलसीएम ले सकूं, ठीक है सर। अब मेरे पास क्या हुआ, 1 बाय लैम्डा R 4, इधर हुआ 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 16। तो अपने पास 1 बाय लैम्डा कितना आया, 1 बाय लैम्डा आ गया है अपने पास 4R इंटू 3 बाय 16, ठीक है। मतलब लैम्डा मैं बोल सकता हूं 4 बाय 3R, ठीक है सर। लैम्डा मैं बोल सकता हूं 4 बाय 3R, ठीक है। चलो, ठीक है, या यस 1 बाय लैम्डा, या जिस टर्म में एग्जामिनर बोलते 3R बाय 4। अब ये बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन। चलो देखते हैं, वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तो दूसरी बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसमें क्या ट्रांजिशन होना चाहिए फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1 बाय लैम्डा, देखो मेरे पास है R, Z कितना होता है 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है सर। 1 बाय लैम्डा 3R बाय 4 आया है, 3R बाय 4 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों बराबर होने चाहिए, तो क्या वैल्यू आएगी कि दोनों बराबर आए। चलो ये R हो गया, ठीक है। अब
यहां पे 3/4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। अगर n1 1 हो गया, अगर n1 1 हो गया बच्चों, सुनना, n1 अगर 1 का स्क्वायर हो गया, n1 अगर मान लीजिए मैंने 1 ले लिया और n2 को मैंने 2 लगाया, मैं जस्ट करके देख रहा हूं, तो -1/2 का स्क्वायर, चलो तो ये क्या हो गया 3r/4, और ये क्या होगा r इंटू 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4, ठीक है, मतलब 4 इधर से करा, 4 इधर से करा, कितना आ गया, ये भी हो गया 3/, ये r, ये 3/4 और ये भी 3r/4, मतलब सर n1 1 n2 2 होगा, तब हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए वेवलेंथ कैसी होंगी, बराबर होंगी। n1 1 और n2 2 होगा तो दोनों के लिए वेवलेंथ बराबर होंगी। तो आंसर शुड बी, आंसर मैं लिख सकता हूं किस ट्रांजिशन के लिए हाइड्रोजन एटम है, n1 = 1 और n2 = 2 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और ये लेवल के क्वेश्चन तो जेई तक और नीट तक पहुंचेंगे, और नीट तक पहुंचेंगे। प्लीज नोट डाउन कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन कर लो यहां तक। जल्दी आइए, जल्दी आइए बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम +1 से हीलियम +2 बनाया और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा हीलियम है, मान लीजिए ये हीलियम एटम है, हीलियम एटम है, ठीक है। हीलियम एटम में से ऑलरेडी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, हीलियम प्लस था, अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम प्लस से, हीलियम प्लस था, ये हीलियम प्लस था, अब आप इसे कन्वर्ट करोगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करोगे, हीलियम +2 में, और एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी और निकाल दिया आपने। इस ट्रांजिशन के लिए पूछ रहा है एनर्जी कितनी होगी, और दे रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, चलो जो दिया है पहले देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितनी दी हुई है, 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम, जूल पर एटम, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए दी हुई है। तो हीलियम के लिए कितनी होगी, तो हीलियम के लिए कितनी होगी, चलो करके देखते हैं। फॉर हीलियम एटम की अगर अपन बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या है, आपने पहली शेल से इलेक्ट्रॉन को कहां ले गए हैं भैया, इनफाइनाइट तक ले गए हैं। तो चेंज इन एनर्जी की अगर अपन बात करें कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगेगी, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बोल सकता हूं 2.18, अब भी अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला बोला, × 10⁻18, ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2², तो क्या होगा, ठीक है, और इधर z², इधर z², तो ध्यान दीजिएगा 2.18 × 10⁻18 1/n1², n1 कितना है, n1 कितना है, 1 है, सीधी सी बात है पहली शेल से, और n2 कितना है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का स्क्वायर, चलिए ठीक है, इनटू एटॉमिक नंबर फॉर हीलियम 2 का स्क्वायर, ये करना मत भूलना, ठीक है सर। तो हमारे पास आंसर क्या है, 2.18 × 10⁻18 ये तो पूरा 1 हो गया, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 2 जा, ये देखिए 8.72 × 10⁻18 जूल। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको कराऊंगा सबका लेवल 1 नंबर है, 1 नंबर के क्वेश्चन, और सिंपलेस्ट तरीके से अपन करने की कोशिश करेंगे। जूल पर एटम होगा बच्चों, जूल पर एटम, प्लीज नोट डाउन करिए। साइड हो जा रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द डायामीटर, ओहो डायामीटर, ओके, इफ द डायामीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर, मतलब मैं बोल सकता हूं 10⁻⁹ मीटर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये डायामीटर अपने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट विच बी कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपके पास 20 सेंटीमीटर की स्केल है,
चलिए, इसमें कितने कार्बन एटम आप रख सकते हैं? कितने सेंटीमीटर की स्केल है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में आप कितने एटम रख सकते हैं? कितने एटम रख सकते हैं? तो शुरुआत करते हैं। सुनना, एक एटम का डायमीटर 0.15 पे ऐसे 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 कितने आप एटम रख सकते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैंने किसकी लेंथ ले ली भैया? सबसे पहले मैंने इस स्केल की लेंथ ले ली 20 इंटू 10 की पावर -2 और डिवाइड कर दिया एक एटम के डायमीटर से। एक एटम का डायमीटर कितना है? 0.15 इंटू 10 की पावर -9। इससे ये कटा 10 की पावर -7 टाइम, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 10 की पावर 7। जब आपने इसे सॉल्व करा तो भैया ध्यान दीजिएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 9, 1.33 इंटू 10 की पावर 9 मीटर शुड बी योर आंसर। इससे डिवाइड कर दीजिएगा, डेसिमल को इधर 2 शिफ्ट कर दीजिएगा। योर आंसर वुड बी 1.33 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, 10 की पावर 9 एटम्स। बोल बोल के इंसान के ये 10 की पावर 9 एटम्स, इतने एटम आप साइड बाय साइड रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी की हमारी 35 एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती हैं बच्चों। टोटल 67 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। जितना हम कर सकते हैं हमने पूरा एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन को कर लिया है। आने वाले पार्ट में हम एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज लेके आएंगे। एक एक क्वेश्चन को आप करिए, सारा चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू so much।